नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत कुमार BSEB क्लासेस एंड SKS ग्रुप में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा के बारे में पढ़ाया था। उसके हर एक चीज़ों को आपको रूबरू कराया और इस वीडियो में हम लोग आज दूसरे पाठ यानी 20 के दांत जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा हमारे पास जो किताब उपलब्ध कराई गई है उसमें दूसरे पाठ यानी 20 के दांत के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे सबसे पहले उनके लेखक के बारे में, उनके लेखक की जीवनी के बारे में, उन्होंने क्या क्या लिखा। और इस चीज़ को जानते हुए हम आगे पाठ की ओर बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम 20 के दांत के लेखक के बारे में जानेंगे। तो कुछ पॉइंट जो है आपको बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, पहले उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम किताब को उठा करके पुस्तक लेकर के साथ में पढ़ेंगे और समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले जानिए क्या कि 20 के दांत के लेखक कौन है। 20 के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा हैं। ये VBI क्वेश्चन जो है वो 2-3 जो है आपको सामने बोर्ड पे हमने लिख दिया है। ये एकदम VBI क्वेश्चन है। अगर इसको VBI हम लोग लगा लेते हैं यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये हमारा है कि 20 के दांत के लेखक कौन है। तो नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी पटना के बदरघाट में हुआ था। ये भी क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, VBI क्वेश्चन है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जरूर पूछेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में। तीसरा क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। ये भी चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग VBI लगा लेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है हमारा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई थी। तो ये 3 जो क्वेश्चन था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको हमने बताया। अगला जो है वो हमने हमेशा से बताया है कि जब भी आप YouTube पे पढ़ें तो आप अपने सामने पुस्तक रख लें, पेंसिल रख लें और एक कॉपी रख लें, ताकि साथ ही साथ हम लोग अंडरलाइन और नोट बनाते चलें, ताकि हमको एग्ज़ाम में सहूलियत हो और आसानी से हमें चीज़ याद करने में सहूलियत मिले। तो सबसे पहले आप अपने सामने एक पुस्तक खोल लीजिए जो हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो बुक आपके पास जारी किया गया है, जो आपके पास बुक उपलब्ध है, उसको खोलिए और लाइन बाय लाइन, पंक्ति बद पंक्ति हम इस चीज़ को जानेंगे और समझेंगे, तब आपको आसानी से चीज़ों को समझ में आएगी। तो सबसे पहले नलिन विलोचन शर्मा के जीवनी के बारे में जानेंगे। हमने अक्सर आपको बताया है कि YouTube पर बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़ाते हैं, लेकिन उनके जीवनी के बारे में, जो लेखक हैं उनके जीवनी के बारे में केवल परिचय देते हैं और परिचय देकर के अपने शब्दों में ही छोड़ देते हैं। लेकिन उससे भी क्वेश्चन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करती है। इसलिए सबसे पहले चलते हैं और पाठ का अध्ययन करते हैं। कह रहा है क्या कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरगाह घाट में हुआ था, जो कि आपको क्वेश्चन के द्वारा यह चीज़ जो है वो आपको बता दिया गया है। और इसी पुस्तक में आगे पंक्ति में कह रही है कि वे जन्मना भोजपुरी भाषा थे, यानी जन्म से ही भोजपुरी बोलते थे, जन्म से ही भोजपुरी बोलने के लिए जाने जाते थे वे। कह रहा है क्या कि वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामा अवतार के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके पिताजी का नाम क्या था? महामहोपाध्याय पंडित रामा अवतार के ज्येष्ठ पुत्र, यानी बड़े पुत्र थे। ज्येष्ठ मतलब क्या होता है? बड़ा पुत्र होता है। तो इस चीज को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि उनके पिता का नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है। तो क्या था उनका नाम? महामहोपाध्याय पंडित रामा अवतार शर्मा। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा इस चीज को। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि उनका नलिन विलोचन शर्मा का माता का नाम क्या है, तो क्या नाम था उनका? रत्नावती। ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। उनके व्यक्तित्व निर्माण में उनके पिता के पंडित के साथ साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि भी बड़ी भूमिका थी। उनके अगर व्यक्तित्व को विकास किया जाए तो उनके पिता की भूमिका, जो पंडित जी थे यानी वेद वेदांत का पूजा पाठ कराने वाला वेदिक पंडित जो थे, उनकी भी महती भूमिका रही है। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में MA किया, है ना। इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि उनकी पढ़ाई जो थी वह कहाँ से हुई? पटना के कॉलेजिएट, यानी बिहार के रहने वाले थे जी। बिहार के रहने वाले एक ऐसे महान विद्वान जो थे जिनके बारे में अगर शब्दों में तुलना की जाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे।
तो उन्होंने कहाँ से विद्यालय की परीक्षा स्टार्ट की? सबसे पहले उन्होंने पटना कॉलेजिएट से, और पटना विश्वविद्यालय से ही उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे। इस चीज को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि नलिन बिलोचन शर्मा किस स्कूल में सबसे पहले अध्यापक रहे थे? तो पटना के ही विश्वविद्यालय में उन्होंने क्या किया था? अध्यापक यानी पढ़ाना काम शुरू कर दिया था। सन 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु उपरांत 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। यानी कहने का मतलब कि आजीवन इस पद पर क्या रहे? बने रहे। जब तक उनकी मृत्यु ना हुई तब तक वह वहां इस पद पर बने रहे। पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। और उनकी मृत्यु कब हुई? यहाँ पर दो चीज बात सीखने वाली है कि कब उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में अध्यक्षता यानी हिंदी की अध्यक्षता संभाली, पद संभाला, और उसके बाद उनकी मृत्यु कब हुई। तो ये पूरे लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा कि सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और उनकी मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961 ईस्वी, जो आपको पॉइंट 3 के द्वारा क्वेश्चन के द्वारा आपको बताया गया है। आगे कह रहा है दोस्तों कि हिंदी कविता में पदवाद में के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। उनकी रचनाएं कौन कौन सी है वो जान लेते हैं। उन्होंने क्या क्या पुस्तक लिखी, क्या क्या कविता लिखी, क्या क्या कहानी लिखी, सारी चीजों को जानते हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन। सबसे पहले उन्होंने दृष्टिकोण लिखा, साहित्य का दर्शन। मानदंड, हिंदी उपन्यास भी उन्होंने लिखा। कौन कौन से लिखी? विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना। आलोचनात्मक ग्रंथ 20 के दांत और सशस्त्र अंशगृहित, पूर्व छोटी कहानी, कहानी संग्रह, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रबंध और नकेन 2, सदल मिश्र और ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिखा जो आपके पुस्तक में लाइन में दिया होगा है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा है दोस्तों कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व सामग्रत से उभर कर आया। वे वैसी चीज़ों का आलोचना करते थे जो समाज में बहुभेदों यानी लोगों के साथ भेदभाव, लोगों के बीच में दूरियां उत्पन्न करती है। ऐसे चीज़ों को वो अपने भाषा द्वारा, हिंदी शैली द्वारा इस चीज़ को बंद करने की कोशिश की। तो सबसे पहले उन्होंने आलोचना कहाँ से शुरू किया? हिंदी कविता से। उन्होंने कविता लिखना शुरू किया। कह रहा है क्या कि आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के अग्रणी लेखक थे। वे बहुत ही अच्छे लेखक थे जिसमें कथ्य, शिल्प, भाषा आदि स्तरों पर नवीनता के अग्रणी लेखक थे। कहने का मतलब क्या? जो भी लेखक होते हैं इन सब चीज़ों को उनको ज्ञान होना चाहिए। उनमें प्राय परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुई। कह रहे वैसे शब्द जो पुराने हो चुके हैं, जिसके बारे में कई लोग जो हैं वो चर्चा नहीं करते हैं, वैसे शब्दों को उन्होंने अपने हिंदी साहित्य में लिखा और उसको एक नया जीवन दिया जो लोग जो हैं वो आज इस चीज़ को पढ़ करके अत्यंत आनंदित होते हैं। कह रहा है दोस्तों कि यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। यह जो हम आगे पाठ में कहानी पढ़ेंगे 20 के दांत, यह किससे लिया गया है? 20 के दांत कहानी से और अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधी को उजागर किया है। मध्य वर्ग यानी जो ना आर्थिक स्थिति से बता रहा है कि जो ना ऊंचे स्तर पे हो धन की दृष्टि से और जो ना नीचे हो, बीच बीच में हो, मध्य वर्गीय, वैसे परिवारों और वैसे समाजों के बारे में इन्होंने अंतर विरोध का उजागर किया है।
कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। कह रहा है क्या कि आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर एक और सेन साहब जैसे एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए है, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच में अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। कह रहा है दोस्तों कि वैसे इस 20 के दांत में एक पात्र हैं जिनका नाम सेन साहब हैं और दूसरे हमारे पात्र हैं जो गिरधर हैं। जो गिरधर है वह मध्यवर्गीय परिवार यानी नौकरी करने वाला व्यक्ति है। छोटा आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो ऊंचे से क्या है और नीचे से बीच का है यानी मध्यवर्गीय है। और जो सेन साहब हैं वो दंपति हैं। दंपति कहने के पास उनके पास अथाह धन है, उनके पास पैसे की मात्रा अत्यधिक है। तो वो जो है वो सफ़ेद पोशी मतलब क्या होता है कि एक कहावत है ना दोस्तों कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, यानी उनका जो वेशभूषा है और पैसा धन है ये सब देखने और दिखाने के लिए तो बहुत है, लेकिन वो अपने विचार से और अपने कुसंस्कारों की वजह से बहुत ही अंदर से गंदे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। तो यही कह रहा है कि आर्थिक दृष्टि से वो क्या कह रहे हैं, सेन साहब जो हैं वो महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी में लिंग भेद यानी लड़के और लड़कियों में भेद रखने वाले व्यक्ति हैं, बल्कि और दूसरे तरफ क्या हैं गिरधर जो हैं वो नौकरी करने वाले हैं और मध्यवर्गीय श्रेणी में हैं। बहुत तरह की बंदिश थोपा गया है, आप ही नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, और इन सब को अपने आप को बचाते हुए वो अपने कामों को कर रहे हैं। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, अकस्मात स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार की कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानव अधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। यह जो कहानी है वो एक सेन साहब का एक पुत्र होता है जो क्या करता है, वो प्यार दुलार और लाड के चक्कर में बिगड़ करके कुपरिणाम, उसका परिणाम जो है क्या होता है, गलत निकलता है। इस वजह से वो अपने दंपति यानी अपने पिता के दम पर, अपने उस पैसे के दम पर वो किसी को भी दबाने की कोशिश करता है और एक ऐसी उदाहरण सबके सामने, दुनिया के सामने स्पष्ट करना चाहता है कि जो शिक्षा ना ग्रहण करे और धन के बल पर अपने आप को कोई भी समाज में नाम दे करके लोगों के सामने खड़ा कर सके। तो यह जो कहानी हम जो पढ़ेंगे 20 के दांत, इसमें यही चीज़ों को बताया जाएगा कि हमें लोगों के साथ कैसा भेदभाव करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जो एक सीख मिलने वाली यह चैप्टर है वह यह चैप्टर है कि यदि आपके पास शिक्षा है और अपने आप शिक्षक को अपने लोगों के सामने व्यक्तित्व को दिखाते नहीं हैं, उसको बताते नहीं हैं, तो आपका शिक्षा व्यर्थ है। तो अपने आप को, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपने आप को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए सीखने का सबसे बड़ा गुण है। और दूसरी बात जो चीज़ है वो लिंग भेद है। लड़कों और लड़कियों में जो भेदभाव हम लोग करते हैं, इस चीज़ को इस चैप्टर में बताया गया है और दिखाया गया है कि किस तरह से हमें अपने आप को और लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। पहला जो चैप्टर था उसमें जातिवाद के बारे में बताया था, दूसरा जो चैप्टर है इसमें लिंग भेद यानी लड़कों और लड़कियों के बीच भेदभाव के बारे में उजागर करेगा। नलिन बिलोचन शर्मा का महत्वपूर्ण जो भाग है वो यह है कि वो आलोचनात्मक लेखक हैं, यानी वैसी चीज़ें जो समाज में गलत है उन चीज़ों का आलोचना करता। आलोचना मतलब क्या होता है, लोगों को बताना वैसे चीज़ जो गलत है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग मात्र नलिन बिलोचन शर्मा की जीवनी के बारे में पढ़ा और यह जाना कि नलिन बिलोचन शर्मा किसके लेखक हैं, उनकी जन्म कब हुई, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने क्या क्या कृतियाँ लिखी है और इस कहानी में वो बताना क्या चाहते हैं। और अगले वीडियो में यह पाठ जो है, आप सभी लोग अगर पुस्तक सामने रखे होंगे तो यह पाठ जो है वो बहुत लंबा है, तो इसको हम 2 भाग में करके आपके सामने YouTube के माध्यम से आपको जारी करेंगे और साथ ही साथ हर एक चीज़ को आपको हम बताते चलेंगे। आज के वीडियो में BSCB SKS ग्रुप के तरफ से आपको इतना ही। आगे के वीडियो जो है वो हम अगले वीडियो में हम जारी करेंगे, चीज़ों को जानेंगे। धन्यवाद।